तो चलिए आज जरा डचों की कहानी देखते हैं भारत में, हमारे पास जो दस्तावेज हैं उनके हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये समझना कि वो कैसे आए, क्या किया उन्होंने यहाँ, और सबसे जरूरी कि उनका असर क्या रहा और वो गए क्यों। तो शुरू करते हैं। पुर्तगालियों के बाद डच आए, हॉलैंड वाले। जी। पहला नाम आता है कॉर्नेलिस डे हाउटमैन का। 1596 में वो केप ऑफ गुड होप से घूमकर सुमात्रा और बैंटेन पहुंचा। काफी लंबा रास्ता। हाँ, वो शुरुआत थी बस। फिर 1602 में एक बड़ा कदम उठाया गया। डच संसद ने एक चार्टर दिया और बनी वेरिंगे ओस्ट इंडिसे कंपनी, VOC। VOC, हाँ। और कमाल की बात यह है, इस कंपनी को सिर्फ व्यापार के नहीं बल्कि युद्ध करने, संधि करने, इलाके जीतने, किले बनाने, सबके अधिकार थे। सही कहा, ये बहुत अहम बात है। मतलब शुरू से ही सरकार का पूरा हाथ था सिर पर। हाँ, बाद में छोटी कंपनियों को मिलाकर इसे और बड़ा कर दिया गया। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ये कोई मामूली ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सरकारी सपोर्ट और इतने सारे अधिकार एक तरह से उनकी ताकत भी थे और शायद बाद में कमजोरी भी बने। अच्छा, कैसे? वो आगे देखेंगे। पर ये कंपनी असल में सरकार का ही एक एक्सटेंशन थी। दिलचस्प है। शुरू में तो इनका ध्यान सुना है इंडोनेशिया मसालों पर था। बिल्कुल, गरम मसाले, वही उनका मेन फोकस था। लेकिन भारत आकर यहाँ के सूती कपड़ों पर उनकी नजर पड़ी। हाँ, और ये उनके लिए मतलब बहुत बड़ा मुनाफा लेकर आया। दस्तावेज बताते हैं कि भारतीय कपड़ों का व्यापार उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। और इसी चक्कर में 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली। जी, मसूलीपट्टनम। और वहाँ वो अपने सिक्के तक ढालते थे। सिक्के भी? मतलब अपनी धमक जमाने की पूरी तैयारी थी। बिल्कुल। हालांकि बाद में हेडक्वार्टर नेगापट्टनम यानी आज का नागपट्टनम बना लिया उन्होंने। एक बार पैर जम गए मसूलीपट्टनम में, फिर तो वो रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरत में 1616, पिपली 1627, चिंसूरा 1653, फिर पुलिकट, कारिकल, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, कोचीन। लंबी लिस्ट है। हाँ, काफी तेजी से फैले वो। और सिर्फ फैक्ट्रियां ही नहीं, उन्होंने पुर्तगालियों से लड़ाई भी की। 1641 में मलक्का छीन लिया और 1658 में श्रीलंका भी। सही। देखिए, भारत से वो सिर्फ कपड़ा नहीं ले जा रहे थे, नील, शोरा, कच्चा रेशम, ये सब भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता था। अच्छा। और सच कहें तो भारतीय कपड़ों को एक बड़ी एक्सपोर्ट आइटम बनाने का क्रेडिट काफी हद तक डचों को ही जाता है। और एक और बात, उनकी ज्यादातर फैक्ट्रियां किलेबंद थीं, फोर्टिफाइड। क्यों? मतलब इतना डर? क्योंकि वो इंडोनेशिया में भी लगातार लड़ाइयों में उलझे हुए थे, तो सुरक्षा की चिंता तो थी ही। ये दो मोर्चों पर लड़ने जैसा था उनके लिए। ओके, तो सब ठीक चल रहा था, व्यापार फूल रहा था, फिर कहानी पलटी कैसे? गिरावट कैसे शुरू हुई? देखिए, 1722 के कुछ दस्तावेजों में एक कार्टेल जैसी व्यवस्था का जिक्र मिलता है। कार्टेल मतलब गुटबंदी? हाँ, कुछ वैसा ही, शायद कीमतों वगैरह पर कंट्रोल रखने के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी बात थी कंपनी पर डच सरकार का बहुत सख्त कंट्रोल। अच्छा, जो शुरू में ताकत लग रही थी वही बाद में? हाँ, वही बाद में दिक्कत बनी। कंपनी अपने फैसले खुलकर नहीं ले पाती थी, हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता था। तो एक तरह से नौकरशाही हावी हो गई, कह सकते हैं। और दूसरी तरफ कंपटीशन भी तो था, अंग्रेज। हाँ, अंग्रेज तो थे ही। अंग्रेजों की नौसेना मतलब नेवी डचों से ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। और डचों का ध्यान भी, जैसा हमने कहा, दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों, मसालों पर ज्यादा टिका रहा। तो भारत में पिछड़ गए। हाँ, भारत में वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाए। फोकस बढ़ गया था। और फिर हार का सिलसिला शुरू हुआ। 1741 कोलाचिल का युद्ध। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने उन्हें हराया। केरल में उनकी राजनीतिक ताकत लगभग खत्म हो गई उस हार से। ये तो बड़ी हार थी, इज्जत भी गई होगी। बिल्कुल। और फिर आखिरी की कील ठोंकी अंग्रेजों ने। 1759 बेदरा का युद्ध। जी, बेदरा। उस लड़ाई में हार के बाद भारत में डच शक्ति लगभग खत्म हो गई। उनका चैप्टर क्लोज हो गया एक तरह से। तो मतलब एक धमाकेदार शुरुआत VOC के साथ, कपड़ों के व्यापार से खूब पैसा कमाया, अड्डे बनाए। हाँ। लेकिन सरकारी कंट्रोल, कमजोर नेवी, यूरोपियन दुश्मनों से मुकाबला ना कर पाना, और फिर कोलाचल और बेधा की हार, इन सब ने मिलकर उनकी कहानी भारत में खत्म कर दी। बिल्कुल यही निचोड़ है।
और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि अगर डचों ने अपना पूरा ध्यान और सारे संसाधन इंडोनेशिया के बजाय भारत पर ही लगाए होते तो क्या होता? तो क्या भारत में यूरोपीय ताकतों का समीकरण कुछ और होता? क्या अंग्रेज इतनी आसानी से हावी हो पाते? ये वाकई सोचने वाली बात है। और उन्होंने जिस तरह कपड़ों और मसालों पर फोकस किया, उसका भारत के ग्लोबल ट्रेड पर क्या असर पड़ा होगा उस वक्त? ये सवाल आज भी दिलचस्प है। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।